आज के वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा आप सभी को सेट नंबर 1, 2, 3 करा दिया गया है। ये जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है ये प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट एसडीएम राहुल सिन्हा के निर्देशन में तैयार किया गया है। तो हम लोग 150 क्वेश्चन की श्रृंखला में मैथ को छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चन होता है उन सब के चर्चा करते हैं और जहाँ कहीं भी किसी क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की आवश्यकता होती है वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। तो आप सभी लोग जब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर दिया जाएगा उसके साथ मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न कर रहा है, बम का दर्शन किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। ये जो भगवती चरण बोहरा है ये गांधी जी के जवाब देने को लेकर के बम का दर्शन नामक किताब लिखे थे। आप जानते हैं कि गांधी जी हिंसा के विरोधी थे और भारत में बहुत ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो बम बारूद के द्वारा क्रांति करना चाहते थे, यानी वो अंग्रेज़ों के विरोध करते थे कहीं न कहीं हिंसात्मक प्रक्रिया द्वारा, और गांधी जी इस बात को लेकर खिलाफ थे। अतः गांधी जी को जवाब देने के लिए भगवती चरण बोहरा के द्वारा बम का दर्शन नामक किताब लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ईशान क्या करे किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे और सन 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आप लोग, हुंकार नामक जो पत्रिका था यह हुंकार नामक पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी में राहुल संकृत्यान का नाम दिया गया है। बात करें राहुल संकृत्यान के, ये जो राहुल संकृत्यान हुए हैं ये बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन किए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में जो छपरा नामक जगह है जो सिवान के मुख्यालय पड़ता है वहाँ पर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये राहुल संकृत्यान के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सुमेलित करना है। यहाँ पर समाचार पत्र दिया गया है और यहाँ पर उसके संपादक का नाम दिया गया है। तो जो काल नामक समाचार पत्र है उसके लेखक शिवराम महादेव परांजपे है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर काल शब्द, और आप जानते हैं कि जो महादेव है उनको महाकाल या काल भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे उससे। काल समाचार पत्र के संपादक शिवराम महादेव परांजपे हैं। बंगाली पत्रिका की बात करें तो इसके लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। सुधारक पत्रिका की बात करें तो इसके संपादक गणेश अगरकर है। याद कैसे रखेंगे? अगर तुम अपने आप में सुधार नहीं लाओगे तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, अगर तुम अपने आप में सुधार नहीं लाओगे तो भविष्य बिगड़ सकता है। और लास्ट में सोम प्रकाश है। ये जो सोम प्रकाश है वह द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा संपादित किया गया है। ये जो सोम प्रकाश पत्रिका है इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया तब कौन सी पत्रिका बंद हो गया? तो याद रखेंगे सन 1878 ईस्वी में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था उस एक्ट के वजह से सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन कर रहा है, बी.डी. सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला करा उनका जन्म 1883 में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, ये भी सही है। तीसरा करा है उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था, ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट है उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे, ये भी सही है। बात करें बी.डी. सावरकर के, तो बी.डी. सावरकर के माता जी का जो देहांत हुआ था वह हुआ था सन 1892 ईस्वी में, और
बी.डी. सावरकर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1883 में, और इनके मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था सन 1966 ईस्वी में। बी.डी. सावरकर के जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु हुआ था 1966 में। 1883 में ही इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था, तो 1883 ईस्वी में। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु भी 1883 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ प्रस्ताव और रिपोर्ट की बात कहा गया है और उससे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो पहला है लाहौर प्रस्ताव, और इसको तैयार किया था फजलुल उल हक ने। यह राइट आंसर है। सन 1940 ईस्वी में फजलुल उल हक के द्वारा लाहौर प्रस्ताव पेश किया गया था। सेकेंड है मीरपुर रिपोर्ट, और मीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी के द्वारा पेश किया गया था, और यह पेश किया गया था सन 1938 ईस्वी में। ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनता की योजना। जनता की जो योजना है वो विनोबा भावे के द्वारा नहीं बल्कि मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे हम लोग M.N. रॉय भी कहते हैं। और गांधी योजना की बात करें तो गांधी योजना S.N. अग्रवाल के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ये भी राइट आंसर है। तो इसका गलत जो होगा यह होगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से आप 3 बात याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन वह कहेगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर क्वेश्चन पूछेगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। एक पत्रिका दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार की बात करें तो यह बुलाया गया था 1877 ईस्वी में। संथाल विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है, यह हुआ है 1855 ईस्वी में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की बात करें तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यह हुआ है 1845-46 ईस्वी में। और इल्बर्ट बिल विवाद हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से संबंधित है। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले कौन हुआ था, 1845 वाला हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध सबसे पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन डनबल। कैप्टन डनबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था। नौमा के बाद आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल के ये क्या थे, बड़े भाई थे। और विट्ठल भाई पटेल का संबंध स्वराज पार्टी से था। ये स्वराज पार्टी बना था 1923 ईस्वी में, और सन 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई जे पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। इस का राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह कथन कहा गया है। यहाँ पर डोडो पक्षी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। डोडो नाम का एक पक्षी हुआ करता था जो अभी वर्तमान समय विलुप्त हो चुका है। तो डोडो हो गया, जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुका है उसी प्रकार से डोडो पक्षी भी विलुप्त हो चुका है। और इसी बात से विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है कि डोडो के भांति साम्राज्यवाद दिवंगत अर्थात मृत्यु हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है
भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ये जो जमींदारी एसोसिएशन है इसको हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इस एसोसिएशन को लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका गठन हुआ था सन 1837-38 में, सन 1837-38 में। जैसा कि इसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी और हिंदी में नाम है जमींदारी एसोसिएशन, मतलब ये जमींदार लोगों के हित की रक्षा के लेकर के बनाया गया था। बात करें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन सन 1839 ईस्वी में किया गया था। 1839 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और कहीं ना कहीं गांधी जी के नई दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो पाई थी। नहीं तो आपको पता होगा कि इंडिया की आज़ादी के समय, जब इंडिया के शुरुआती आज़ादी के समय की बात है, उस समय बहुत भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था और दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा नहीं हो पाया, उसके सबसे मुख्य व्यक्ति महात्मा गांधी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा? 14 के राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 15 के राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ये किया गया सरदार पटेल की अध्यक्षता में। आपको पता होगा कि भारत के देशी रियासतों को भारत में विलय करवाने का जो पूरा क्रेडिट है वह सरदार पटेल को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं के सूझबूझ और दूरगामी सोच की वजह से भारत के जो भी देशी रियासत था वो भारत संघ में विलय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये पंजाब में नहीं मिल पाया था, जबकि मध्य प्रांत, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत, इन सभी स्थानों पर पूर्ण बहुमत उनको मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन जो है वह ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो यह साथ दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था। काफ़ी आसान प्रश्न है, यह हो जाएगा बेलगाम में, जो 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में अधिवेशन हुआ था। एकमात्र गांधी जी के द्वारा वही अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो यह भी हुआ था 1906 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और भारत में सहकारिता की शुरुआत हुआ था 1904 में। याद रखेंगे, भारत में सहकारिता की जो शुरुआत हुआ है वह हुआ है 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम
यह पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। एक व्यक्ति है जिनका नाम है लॉर्ड लीटन, इस नाम को मत बोलिएगा, लॉर्ड लीटन। ऐसे लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया। लेकिन एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है लॉर्ड रिपन, देखिए नाम मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन। और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, लाने वाला था लॉर्ड लीटन, जबकि समाप्त करने वाला था लॉर्ड रिपन। तो जो लॉर्ड रिपन हुए हैं वो भारत के बारे में बहुत अच्छा सोच रखते थे। आप पढ़ेंगे जब पंचायती राज संस्था, तो पंचायती राज संस्था कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन के ही भारत में देन है। तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। अभी आपको बताते हैं सोम प्रकाश पत्रिका के बारे में। तो जो सोम प्रकाश पत्रिका है वह इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की वजह से समाप्त कर दिया गया था। और एक अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पढ़ना होता है। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा पत्रिका था जो बंगाली भाषा में छपता था। देखिए यह अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपने भाषा क्या किया, बदल करके अंग्रेजी कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था, तो होगा अमृत बाजार पत्रिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्या, किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन यानी कि सत्याग्रह चलाया गया था। तो इसमें हो जाएगा नारायण गुरु के द्वारा, एन कुमारन के द्वारा और टी के माधवन, यानी इनमें से सभी के द्वारा मंदिरों में प्रवेश को लेकर के आंदोलन चलाया गया था। आपको एक दो आंदोलन को याद रखना है जो मंदिरों में प्रवेश को लेकर के चलाया गया था। जैसे एक आंदोलन है जिसका नाम है गुरुवायूर। गुरुवायूर, ये जो गुरुवायूर है यह आंदोलन चलाया गया था वर्ष 1931 ईस्वी में। और इससे पहले एक आंदोलन चलाया गया था जो बहुत फेमस है, वह आंदोलन आपको मिलेगा बायकोम आंदोलन, इसे बायकोम सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये जो बायकोम सत्याग्रह है यह किया गया है 1924 ईस्वी में, 1924 में। ये दोनों आंदोलन जो हुआ था, इस दोनों आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मंदिरों में लोगों को प्रवेश कराने से। यानी आप जानते हैं कि भारत में बहुत पहले बहुत ऐसे समाज के वर्ग था जिसको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल पाता था। अतः दक्षिण भारत के इन लोगों के द्वारा, जिसमें से नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन, इन सभी के लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसमें यह डिमांड रखा गया कि समाज के जिस भी वर्ग को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है उन्हें भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो शुद्धि आंदोलन के समर्थन किए थे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के बारे में बताया था आपको। यह आर्य समाज बना था 1875 ईस्वी में। एक बात और याद रखेंगे, भारतीय शुद्धि सभा एक सभा है जिसका नाम है भारतीय शुद्धि सभा, भारतीय शुद्धि सभा। और ये भारतीय शुद्धि सभा बनाया गया था 1923 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। 1923 में बनाया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ये शुद्धि आंदोलन क्या है, तो बहुत पहले वे हिंदू लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिए थे, उन्हीं लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए जो एक प्रकार से समझिए कि आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के नाम दिया गया शुद्धि आंदोलन। यानी ये धर्म से संबंधित आंदोलन था, धर्म में पुनरावृत्ति कराने के लेकर के किया गया था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ये तो काफ़ी आसान है, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। 26 के राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, कौन हो जाएगा, थॉमस मुनरो। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है, रैयतवाड़ी पद्धति में ज़मीन के जो मालिक होता था वो रैयत यानी किसान होता है, और रैयत के मतलब किसान होता है। आपको पता होगा कि भारत में 3 तरह के व्यवस्था शुरू किया गया था, एक था रैयतवाड़ी, एक था अस्थाई बंदोबस्त और एक था महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी, ये तीनों बंदोबस्त अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू किया गया था। उसमें से सबसे ज़्यादा व्यवस्था यानी ज़्यादा क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। कुल 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था।
अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो कुल क्षेत्रफल के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। और महलवारी की बात करें तो यह कुल 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। तो देख सकते हैं जी 51, 30, 19 टोटल 100% हो जाएगा। महलवारी में महाल शब्द का मतलब होता है बड़ा गांव। तो बड़ा गांव को बोलते हैं जो गांव एरिया में बहुत बड़ा होता है उसे महाल कहा जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, जो अस्थायी बंदोबस्त है उस अस्थायी बंदोबस्त के जो जनक है वह है जॉन शोर। जॉन शोर, जो जॉन शोर नामक अंग्रेज है इसे अस्थायी बंदोबस्त के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इनके उत्तराधिकारी था खड़ग सिंह। और रणजीत सिंह जो थे वह सुकरचकिया मिसल के राजा थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य का हो जाएगा वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पर दिया लोहे से परिचित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कठोपनिषद, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है नचिकेता और यम मतलब यमराज और नचिकेता के बीच के जो संवाद है वो कठोपनिषद में लिखा गया है। इसमें नचिकेता आत्मा के बारे में यानी कि आत्मा के जो रहस्य है उसके बारे में यमराज से पूछा जाता है। यदि आप लोग 8वां 7वां के बहुत पहले वाला हिंदी पढ़े होंगे तो वहाँ पर बड़ा अच्छा तरीक़ा से नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद है उसके बारे में दिया गया है। बात करें बृहदारण्य उपनिषद के, ये सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद है। और छांदोग्य उपनिषद के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रेम की शुरुआत कृष्ण से हुआ है, यह बात छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। यह स्थित है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। जो तक्षशिला है वर्तमान में पाकिस्तान देश में चला गया है। पहले के ज़माने में तक्षशिला जो था यानी प्राचीन समय में ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, ज्ञान के यह केंद्र था। वर्तमान में यह पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल की बात हो रहा है तो उस समय यह तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा तक्ष के द्वारा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया तक्षशिला। बल्लभी का तो बल्लभी गुजरात में है और यह भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, रंगमहल संस्कृति संबंधित है, यह संबंधित है कुषाण युग से। और रंगमहल संस्कृति का संबंध कौन राज्य से पूछे तो राज्य हो जाएगा राजस्थान, यानी कि रंगमहल संस्कृति का संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये चोल वंश काफ़ी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोलों के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले और यही सबसे मेन था, यही जो चोल वंश के राजा था जो नौसैनिक शक्ति पर ध्यान दिया था, बाकी राजाओं इतना ध्यान नहीं दिया था। बाद में आप शिवाजी के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनका भी नौसेना बहुत अच्छा खासा मजबूत था। चोल वंश के जो राजेंद्र चोल राजा था, नाम याद रखेंगे इसका, राजेंद्र चोल। जो राजेंद्र चोल है ये राजेंद्र चोल ही नौसैनिक शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया हुआ था। इसके बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि चोल में सबसे मेन यही राजेंद्र चोल है। हालांकि सबसे महान प्रतापी राजा हुआ जो चोल के वह हुआ है राजराज प्रथम, लेकिन नौसैनिक शक्ति के प्रयोग की बात करें तो राजेंद्र चोल सबसे ज़्यादा बार इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था। तो 34 के इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा जी? महेंद्र। और प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हो गया हरिसेन। और समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो नेपोलियन है उससे किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह पढ़े होंगे आप। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित शहरों में किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। 35 के राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। देखिए जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने।
ये भी याद रखेंगे। ये जो लिंगराज मंदिर है, इस लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा कराया गया। ययाति केसरी, ये नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? यह किए थे सोमेश्वर ठड। और सोमेश्वर ठड जो है यह चालुक्य वंश के क्या थे? राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न करा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण यह सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, जबकि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के कहना है कि जो संसार है वह मिथ्या है, यानी कि यह भ्रम है, और इनका कहना है कि यह सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। एक राजा हुए हैं काकतीय शासक में जिसका नाम है प्रताप रुद्रदेव सेकेंड। प्रताप रुद्रदेव सेकेंड, और इन्हीं के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेना को पराजित किया गया था वारंगल वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए भारत में चिश्ती सिलसिला के जनक कौन माने जाते हैं? एक व्यक्ति हुए हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नाम याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव रखा गया, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो राणा संगा और बाबर के बीच जो लड़ाई हुआ था वह हुआ था खानवा के युद्ध में, और खानवा के जो युद्ध हुआ है वह हुआ है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और सबसे खासियत बात यह है कि ये जो बाबर है इस खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि जिहाद के नारा बाबर कौन युद्ध में दिया था? ये खानवा के युद्ध में दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ऐसा हो जाएगा शैबानी खान। शैबानी खान 1501 ईस्वी में बाबर को पराजित किया था सर ए पुल के युद्ध में। देखिए बाबर जब बच्चा था तभी इनके पिता का देहांत हो गया। जैसे इनके पिता का देहांत हो गया, बाबर छोटा था तो इनके रिश्तेदार लोग ही यह इच्छा जता लिया कि बाबर के साम्राज्य को, जो समरकंद वाला इलाका था, उसको क्या कर हड़प ले। तो बाबर बचपन में ही ना बहुत ज़्यादा विद्रोह देखा हुआ है, बहुत बार ये युद्ध में हारा है, लेकिन बाद में क्या 1526 ईस्वी के बाद में ये देखे कि लगातार युद्ध को जीतते रहता है और एक बहुत बड़ा राजा बनता है। लेकिन शुरुआती समय में ये बहुत युद्ध किया अपने रिश्तेदार से ही, और अनेक बार इसको पराजित मिला था। लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा युद्ध किया था कि इसको युद्ध के पूरा कुशलता प्राप्त हो गया था। और फिर आप पढ़ेंगे तुगलमा युद्ध प्रणाली के बारे में। तो जो तुगलमा युद्ध प्रणाली था वो बाबर दूसरे से ही सीखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा इसका हुआ, क्योंकि तुगलमा युद्ध प्रणाली जब आया तो भारत में इसको बहुत सारे युद्ध को जिताने में मदद किया था। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को। ये जो विलियम हॉकिंस है यह इंडिया में सबसे पहले आया 1608 में, और 1609 ईस्वी में ये मुगल दरबार पहुंचा। बाद में देखेंगे आप लोग कि जहांगीर इसको मनसब प्रदान करता है और इंग्लिश खान की इसको उपाधि भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो आपको पता होगा कि शिवाजी के अष्टप्रधान था। बहुत ऐसे राजा है जिनका आप पढ़ेंगे कि 9 रत्न था। जैसे अकबर के बारे में पढ़ेंगे 9 रत्न था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करता था, और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहा करता था, यानी कि 8 मंत्रियों के जो दल हुआ वो अष्टप्रधान हो गया। इसमें कर रहा है क्या? विदेशी मामलों के देखरेख करने वाला।
तो विदेशी मामलों का देख रेख करने वाले को सुमंत कहा गया। ये जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री के काम करता था। और पंडित राव की बात करें तो पंडित राव नाम से स्पष्ट है, पंडित है कि धार्मिक जो विभाग था उस मामले के यह मेन मंत्री था। ये जो सचिव की बात करें तो सचिव का ही दूसरा नाम देगा आपको चिटनीस। और ये जो चिटनीस था यह जो पत्र व्यवहार के प्रभारी होता था उस काम को यह देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 142 में दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। देखिए सब बड़ा आसान प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान का चौथा जो ए भाग है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। जो आसान प्रश्न होगा उसकी चर्चा नहीं किया जाएगा, उसको ऐसे ही आगे स्किप करके चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम कब बनता है, सबको पता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब यह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, यह सी नंबर नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह मौलिक अधिकार में नहीं आता है, बल्कि ये जो है वो नीति निर्देशक तत्व में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। जब भारत के संविधान के आप आर्टिकल नंबर 49 पढ़ेंगे तो इसमें दिया है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो ये कितनी अवधि में होना आवश्यक है, 6 महीना की अवधि में होना आवश्यक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, कैसे व्यय करेगा। या व्यय करेगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। इसी में आपको 2 अनुच्छेद याद रखना पड़ेगा, एक है अनुच्छेद नंबर 266 और एक अनुच्छेद नंबर 267। ये जो 266 अनुच्छेद है इसमें संचित निधि का वर्णन है, संचित निधि का, और 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। याद रखेंगे 266 में संचित निधि और 267 में आपको मिलेगा आकस्मिक निधि का वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो मंत्रिपरिषद के बात कर रहा है इसमें, तो ध्यान देंगे इसमें विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकता है, बाकी ये जितना भी प्रस्ताव है यह रखता कौन है, विपक्षी दल के लोग रखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आता है। तो आपको इसमें से चुनना है, तो इसमें से चुनना है तो आपका वरीयता क्रम में उप प्रधानमंत्री आता है। देखिए राष्ट्रपति का सबसे ऊपरी स्थान होता है, प्रेसिडेंट के सबसे ऊपर वरीयता क्रम में राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर आप देखें कि राज्य के जो राज्यपाल होता है वह आते हैं, फिर आप देखेंगे उप प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं। ये सब है उप प्रधानमंत्री के नीचे आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उप प्रधानमंत्री। हालांकि उप प्रधानमंत्री के पद की चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका निर्माण किया गया, उप प्रधानमंत्री का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। यह राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है, लेकिन संसद इसको क्या कर समाप्त कर सकता है। और राज्य विधान परिषद की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह प्रयुक्त होता है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। यह सामान्यतः नियुक्त किया जाएगा लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को। इसका आंसर सी होगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कब मतलब ये कब रहता है पद, इसे कब बनाया जाता है, जब नवनिर्वाचित लोकसभा होता है। बाद में देखेंगे तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अपने में से एक
अध्यक्ष को चुन लेते हैं तो प्रोटेम स्पीकर अपना पदभार दे देते हैं किसको, अध्यक्ष महोदय को। तो इनका काम तब तक रहता है जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद नहीं रख सकते। देखिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखेंगे तो मंत्रिपरिषद के बात करें, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ना तो अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है, ना भर्त्सना प्रस्ताव और ना ही स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों जो प्रस्ताव दिया है ये विपक्षी दल के लोग रखता है, ना कि मंत्रिपरिषद रखता है। ध्यान रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव ये सभी विपक्षी दल के द्वारा रखा जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, कह कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी। अब जब पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 343 से, तो आर्टिकल नंबर 343 में कहा गया है जो हिंदी है वो हिंदी भारत की राजभाषा है। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 343 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, ये कब करेंगे, तब करेंगे जब वोट बराबर के पाते हैं, यानी कि जब वोट क्या हो, टाई हो, बराबर वोट होगा, तब ये क्या करेंगे, अपना वोटिंग राइट्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, यानी कि यह जब राज्यसभा के सदस्य होंगे तब क्या होगा, तब होगा क्या ये याद रखेंगे। पहला नंबर होगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे जी, अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि वो मेंबर होते नहीं लोकसभा के, इसलिए इनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। और बात करें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे के, तो यह जो मुकदमा है या वाद है यह 1992 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कह कि ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पढ़ लेते हैं जी, कौन कह रहा है। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र बिल्कुल सही है। ओडोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा मापने का यंत्र यह भी सही है। ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक युक्त नहीं है जी, ये प्रकाश को नहीं मापेगा बल्कि यह ध्वनि को मापेगा। ध्वनि तीव्रता मुक्त, यह ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति होता है। और ए मीटर की बात करें तो विद्युत शक्ति के मापक यंत्र, ये भी राइट हो जाएगा। तो इस से इसका गलत आंसर कौन जाएगा, यस सी हो जाएगा, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। यह होगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वह बदलेगा नहीं, द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ये इसलिए सुस्त हो जाएगा क्योंकि अब देखें कि लोलक की क्या होगी, लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी जैसे ही लंबाई बढ़ेगा इसका आवर्त काल है वो भी क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। इसलिए इसे कहता है गर्मी के दिन में सुस्त पड़ जाती है। आप लोग पढ़ते होंगे फॉर्मूला 2π = √L/g। जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा और यह क्या होगी, सुस्त पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है क्या, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब करें तो यह वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है। तो ये मानस शामिल नहीं है। और बात करें मानस के, तो मानस कहाँ है, असम में है। मानस और काजीरंगा दोनों असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। आज जब इंडिया श्रीलंका को देखते हैं, जैसे इंडिया है कहीं पर श्रीलंका है, इससे के बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है।
इसका कारण हो जाएगा, इसलिए कारण हो जाएगा कि ध्वनि का जो वेग होगा वह इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत क्या होता है जी, अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत क्या होता है जी, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, तो सही विचार करना जी, इसमें से कौन कथन सत्य है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि विचार करना है, आपको ऊपर वाला पढ़ करके आपको नीचे वाला पढ़ना है कि नीचे क्या करा है, सही वाला करा है कि गलत वाला करा है। क्योंकि जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा कथन दिया होता है, लगभग आधा पेज में। तो उस स्थिति में आप ऊपर वाला पढ़ेंगे फिर नीचे वाला। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऊपर वाला नीचे वाला नहीं पढ़ते हैं और उसी में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। तो जब नीचे वाला हम पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है, सही कथन कि गलत कथन, तो हमको छांटने में क्या होता है, आसानी होता है। तो आप लोग सबसे पहले ऊपर वाला पढ़ने के बाद डायरेक्ट नीचे पढ़ेंगे कि वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन में सही कि गलत कथन बोल रहा है। चलिए कर रहा है, इसमें सही कथन के बारे में बताना है। पहला कर रहा है, इसमें एंटीजन ए और बी पाया जाता है। देखिए ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप होता है, बहुत ही रेयर केस में व्यक्ति में पाया जाता है। और इसमें कहेगा एंटीजन, तो इसमें एंटीजन ए और बी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन की कमी मिलता है। तो ये कथन क्या होगा जी, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी एच पाया जाता है। ये भी कथन गलत होगा, क्योंकि इसमें ए, बी और एच ये तीनों प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है। और इस एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, शरीर में जो भी रोग वाले रोगाणु जाता है उससे हमारे शरीर को रक्षा मिलता है। तो एंटीबॉडी को होना बड़ा आवश्यक है। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। बोतल क्यों टूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी जब जमता है तो जमने के बाद फैलता है, आयतन उसका बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या होगा, जो पानी में भरा हुआ जो जैसे ही गिलास है उस गिलास में जो पानी भरा हुआ है वो फैलेगा और गिलास क्या होगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कैसा विचार करना है, तो यहाँ पढ़ना है इसमें कौन सा कथन सही हो उस पर विचार करना है। पहला करा, यह कोशिका का बिजली घर, बिल्कुल सही बात है। कोशिका को खाने पीने की आपूर्ति माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। दूसरा, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा कह रहा है क्या, इसमें अपने डीएनए तथा राइबोसोम होता है। देखिए ये भी सही कथन है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें अपना डीएनए होता है और अपना जो इसमें राइबोसोम भी होता है। याद रखेंगे जी, इसमें अपना डीएनए और अपना क्या होता है, राइबोसोम, यानी कोशिका के अंग है, लेकिन ये ऐसा खास अंग है कि इसका खुद का अपना डीएनए होता है। इस बात को याद रखेंगे। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है, ये भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर होगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी क्या होता है जी, बदलता है। इसमें क्या मतलब बदलता है, देखिए वेग की गति बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, अपवर्तनांक भी बदल जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये भी बात याद रखेंगे कि जब प्रकाश के माध्यम चेंज होता है तो क्या होता है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया कांच और यहाँ पर मान लेते हैं कि हवा। ध्यान से इसको देखेंगे। अब मान लेते कि यहाँ से हम किरण गुजारे, प्रकाश के किरण गुजार रहे हैं, ये हवा है तो इसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। और यह कांच है तो कांच क्या हो जाएगा जी, सघन माध्यम होगा, याद रखेंगे। तो जैसे विरल से सघन में आएगा, हम यहाँ पे डाल देते हैं अभिलंब। तो देखिए कायदे से तो इस किरण को जाना चाहिए था इस सीधे दिशा में, लेकिन चूंकि माध्यम चेंज हो रहा है, अतः माध्यम चेंज होने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर क्या होगी जी, मुड़ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आता है तब वो अभिलंब से दूर होता है या अभिलंब के नज़दीक। तो देख रख सकते हैं जी, ये अभिलंब है और ये अभिलंब के क्या हुआ, नज़दीक आ गया। अभिलंब से दूर नहीं गया क्योंकि जाना चाहिए था सीधे, देखिए, और यह क्या आ गया जी, नज़दीक में आ गया। तो अभिलंब से क्या होगा, नज़दीक आता है। इसका उल्टा कर दीजिएगा, जब सघन से भेजिएगा विरल में तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। तो इसका कह रहा है पहला ऑप्शन, इसकी तरंगों की दर है यानी कि लंबाई सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर करें यह अधिक दूरी तक गमन करता है, ये भी सही बात है। तीसरा करें इसका प्रकीर्णन कम होता है, बिल्कुल सही बात है, यह फैलता कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में
कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। देखिए कंट्रोल करने वाला को नहीं छोड़ेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा, मतलब चयन प्रक्रिया सीमा से क्या होगी, बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या बताना है। तो आपको पता होगा कि जो संख्या इलेक्ट्रॉन के होता है वही संख्या प्रोटॉन के होता है। और परमाणु भार निकालने के लिए हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का रहा कितना, तो इलेक्ट्रॉन 18 है। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा जी, 18 होगा। और न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन इसमें 20 का रहा है। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा और 20 न्यूट्रॉन होगा तब जोड़ दीजिएगा तो आपका परमाणु भार निकल जाएगा। तो कितना होगा, 18 दूना 36, 37, 38, यानी परमाणु भार होगा 38 और प्रोटॉन की संख्या 18 है। तो आपको पता कि प्रोटॉन की संख्या जितना होता है उतना ही परमाणु उसका संख्या होता है, उस परमाणु के परमाणु क्रमांक होता है। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं। तो इसमें करा है क्या, द्रव्यमान संख्या बताना है और प्रोटॉन की संख्या बताना है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा जी, 18 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 18 दूना 36 यानी 38, तो 38 हो गया। और प्रोटॉन की संख्या कितना, 18, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो यह हो जाएगा सल्फानोट। क्या हो जाएगा जी, यह सल्फोनोट जो है यह कपड़े साफ करने के प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तांतरण को उत्तेजित करता है। 77 के राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना है कि वीडियो को पॉज करके आप पहले अपना आंसर तैयार कीजिए और फिर उसके बाद जब आंसर मिलाया जाएगा तब उसकी तुलना कीजिए। अगर आप पहले अपना आंसर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि प्रैक्टिस सेट बनाने में आपको फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस सेट बनाने का फ़ायदा यही है कि आप पहले अपना आंसर दीजिए, फिर आपको जो आंसर बताया जाएगा या जो एक्सप्लेन किया जाएगा उससे आप तुलना कीजिए। जो भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है आपको कोशिश करना है उन सभी बातों को या तो कॉपी में नोट कर ले, या यदि आपके पास प्लेटफॉर्म के बुक है तो आप अपने बुक में भी उसी क्वेश्चन के आसपास लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं जी, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। ये पिछले सेट में भी चर्चा किए थे, याद रखेंगे। CuSO4 × 5H2O ये सूत्र होता है। फिर कह रहा है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट की बात करें तो यह हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा काफ़ी आसान है जी, यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, तो कास्टिक सोडा के रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ इसका आपको सूत्र भी याद रखना है। और हम आपको बताए थे पिछले सेट के दौरान, कल बताए थे आपको कि मेरे द्वारा साइंस के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है उन सभी को एक प्रॉपर अलग वीडियो में बना कर दिया जा चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर सर्च मारेंगे कि इम्पोर्टेंट सूत्र, ठीक है, बाय इंगटॉक इंग्लिश क्लासेस, तो आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाएगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। नीला थोथा के बता दिया आपको। अब एप्सम सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, इसका मैग्नीशियम सल्फेट के सूत्र के, तो इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4 × 7H2O। देखिए रासायनिक सूत्र बनाया कैसे जाता है इसका पूरा पूरा ट्रिक का भी वीडियो है। रासायनिक सूत्र भी लिखा गया है और साथ ही साथ एक और आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें यह बताया गया है कि रासायनिक सूत्र बनाया कैसे जाता है। यदि आप उस वीडियो को सही से फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि 900 से लेकर के 1000 तक रासायनिक सूत्र आपको बनाना आ जाएगा। बड़ा आसान भाषा में बताया गया है। आप उसे अगर देख रहे हैं लगभग आधा घंटा का वीडियो होगा तो बहुत ज़्यादा रासायनिक सूत्र आपको याद हो जाएगा। फिर आपको रटने का आवश्यकता नहीं होगा। रासायनिक सूत्र को रटा नहीं जा सकता जी, उसको समझ करके बनाने का जो तरीका है उसको जान लीजिए और हमेशा के लिए निश्चित हो जाइए। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र की बात करें तो आपको बताया था पिछले वीडियो में भी NaHCO3 हो जाएगा। फिर बात करें हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट की चर्चा कर लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH इसका सूत्र हो जाएगा। तो सभी के सूत्र को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कैसा विचार करना है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफार्मर का जब देखेंगे तो उसमें आप देखें कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। फिर आप देखिए दूसरा कह रहा है ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। यह कथन क्या गलत होगा। याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने का काम यह ट्रांसफार्मर नहीं करता है, बल्कि रेक्टिफायर करता है। तो रेक्टिफायर के काम है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना है। इस तरीके से हमारा जो देखेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर की बात आप मिला लीजिएगा। कौन सा कथन कर रहा है कि सही नहीं है, तो कौन दूसरा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव के श्वेत रक्तकण यानी कि WBC का व्यास कितना होता है। यह व्यास होता है 0.007 एवं। सही से पढ़िएगा क्योंकि आप देखिए ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है। सब में देखिए 0.07 ही है, लेकिन कहीं कहीं पर 0 की संख्या में हेरफेर कर दिया है। याद रखेंगे 0.007 मिलीमीटर आपको मानव ब्लड के जो श्वेत रक्त कणिका है उसका व्यास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित है। तो कोलेस्ट्रॉल के कह के समान संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपको धमनियों के कठोर हो जाने से, धमनियों के कठोर हो जाने से। और जो लीवर होता है हमारे शरीर का जो लीवर, उस लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कैसा विचार करना है, तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, उस सत्य कथन पर विचार करना है। पहला कह रहा है मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। दूसरा कह रहा है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है आपको कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता। यह कथन गलत है। यह कथन गलत है कि मानव शरीर जो कोशिका होता है वो किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता। गलत है जी, संश्लेषण किया जा सकता है। चौथा है आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है जी। जब आपको कुछ अम्ल जैसे कि आप विटामिन सी के सेवन नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ न कुछ रोग होगा। तो बहुत ऐसे रोग हैं जो आवश्यक वसा अम्ल की कमी की वजह से होता है। तो इस तरीके से आपको पहला, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, ये सत्य कथन है, और जो तीसरा है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। ये तो आसान है जी, इसे स्नायु या लिंगामेंट कहते हैं। आप पढ़ते होंगे टेंडन और लिंगामेंट, टेंडन और लिंगामेंट याद रखेंगे ट्रिक से। मैट यानी कि टी से हो जाएगा टेंडन। ये टेंडन क्या करता है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ के रखता है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ के रखता है। तो याद रखेंगे जी, जो टेंडन हो गया वह जो मांसपेशी अस्थि दोनों को जोड़ के रखेगा, और इसी का उल्टा आप कर देंगे लिंगामेंट, वो अस्थि को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कारण नहीं है। तो मानव गुर्दे का सामान्य कारण कौन नहीं होगा, ये जो बी नंबर हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये मानव गुर्दे का काम नहीं है। देखिए मानव जो गुर्दा है वो उत्सर्जन अंग है, तो ये क्या है खून के छानने वाले का काम करता है। जितना भी हमारे शरीर में जो यूरिया होता है उसको बाहर करने का काम यही हमारा गुर्दा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है। ताम्र अयस्क कौन हो जाएगा, मैलाकाइट। इसके अलावा क्यूप्राइट का भी याद रखेंगे। क्यूप्राइट, ये जो क्यूप्राइट है ये भी एक प्रकार से किसका अयस्क है जी, ये भी कॉपर यानी कि तांबा का अयस्क है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट ये दोनों लोहा की अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सभी आप देखेंगे तो लोहा के अयस्क है। चलिए अगला करा है विटामिन्स क्या होते हैं। ये जो विटामिन्स है ये विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो ऊँट जो है वह वसा के संग्रह करने के लिए क्या करता है जी, कुबर का उपयोग करता है। आप देखते हैं कि जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है। किसके वजह से, क्योंकि उसका जो कुबर है उसमें वसा होता है, और यही उसी वजह से क्या होता है ये बहुत दिन तक बिना पानी के भी सुरक्षित रहते हैं रेगिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से
किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लगाई जाती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके किसको? ये कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, तीन जो यहाँ पर दिया हुआ है रोग, एक है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। इन्हीं 3 रोगों के उपचार के लेकर के, प्रतिरक्षा के लेकर के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बच्चों में दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो जो बच्चे जन्म लेते हैं नवजात शिशु, उसी को यह दिया जाता है। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? ये सही सुमेल नहीं होगा। तृणभक्षी या गौण उपभोक्ता नहीं है। याद रखें, तृणभक्षी जो होता है, तृण के मतलब होता है घास पौधा, तो जो छोटा छोटा घास पौधा होता है उसे बोलते हैं तृण। ये जो तृणभक्षी है या पौधे या घास खाने वालों को बोलते हैं, न कि यह गौण उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, असुरक्षित पेयजल एवं बोरी सफाई द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं। तो जहाँ जहाँ पे साफ सफाई की कमी है वहाँ पर कुछ रोग उत्पन्न होता है जो फैलते रहता है। वह रोग है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस। मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस, ये तीनों विकासशील देशों में उत्पन्न होती है, क्योंकि विकासशील देशों के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वह साफ सफाई और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था कर सके, इसलिए इन बीमारियों का खतरा विकासशील देशों में बहुत अधिक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ क्या गया? तो मैथ के हम लोग हमेशा की तरह मैथ के चर्चा नहीं करेंगे। मैथ के चर्चा कभी संडे के दिन एक अलग वीडियो में आपको 4-5 प्रैक्टिस सेट का जो भी मैथ होगा उसकी चर्चा एक ही साथ कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी को हम लोग मैथ के स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैथ की चर्चा अभी करेंगे तो कहने का वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली का सर्वाधिक खपत वाला जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा हम बताए थे पिछला वीडियो में, पटना जो जिला है वो सर्वाधिक क्या करता है जी? खपत करता है। और मुजफ्फरपुर के नाम आता है दूसरे स्थान पर। तो याद रखेंगे, पटना सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, सकल मूल्य वर्धित जीवीए, जीवीए को बोलते हैं लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर नहीं दिया है, इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और यदि आपको जीबीए विषय बताया जाएगा इस वीडियो में कि जीबीए क्या होता है, तो आप 1-2 मिनट में इसे समझ भी नहीं सकते हैं। तो जीबीए और जीडीपी को समझने से पहले आप थोड़ा बहुत बेसिक बात जब जान लेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, उन सब को जानने के बाद सरकार जो सब्सिडी देती है वह कैसे होता है, तब जाकर आपको जीबीए समझ में आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो एक प्रॉपर आपको वीडियो बना कर बताया जाएगा जीबीए के बारे में। और यदि आप लोग मेरा एक अगर वीडियो देखिएगा, इसमें क्लास 10th के एक वीडियो बनाया है अर्थशास्त्र में, जिसमें बताया गया है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, एनआई, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है। तो आप यदि वहाँ पर जाकर उस पहले वाले लेक्चर को देख रहे हैं, सर्च मार के जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तो आपको बाद में जीबीए समझने में आसानी होगा। क्योंकि जो जीबीए है इससे आपको यूपीएससी में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया जीबीए से, ग्रॉस वैल्यू एडेड से। तो इसकी चर्चा फिलहाल अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसकी सिर्फ यही क्वेश्चन को बताने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन है जी? नागार्जुन का संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं है। ये अलग एक वैज्ञानिक टाइप के आदमी थे, इनका संबंध नहीं है। और क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन किताब के नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एक किताब माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र। ये जो माध्यमिका सूत्र है वह नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? 107 के राइट आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। आप दून के बारे में देखते होंगे, देहरादून और द्वार, 2 शब्द होता है, दून और द्वार, और ये दोनों मिलेगा आपको उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। और ये उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र आता है वह निम्न हिमालय का हिस्सा है। तो दून मतलब देहरादून हो जाएगा, और द्वार मतलब हरिद्वार। यानी ये जो क्षेत्र है वह पहाड़ों के बीच में एक प्रकार से मैदानी वाला क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई क्या जी? कम है, औसतन कम होता है और घाटी का निर्माण करता है। इसलिए जो भी इस प्रकार के जो घाटी होता है उसका नाम दिया गया दून और द्वार। दून से देहरादून बन गया और द्वार से हरिद्वार बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आप पढ़े होंगे कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है जी? बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, भारत के एकमात्र या सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए और भी ज्वालामुखी है लेकिन सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर इसमें से कौन आएगा जी? इसमें से सिर्फ पेरियार पश्चिम की ओर बहती है, बाकी ये सभी नदी पूरब की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसे करेबा कहते हैं। और करेबा से क्वेश्चन पूछा गया है कि केसर के उत्पादन के लिए, केसर के जहाँ पर खेती होता है उसे करेबा का नाम दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। करेबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के खेती के लेकर के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो ये फजेंडा नहीं है। फजेंडा से क्वेश्चन खूब पूछा गया, याद कर लीजिएगा। ब्राज़ील में जो कहवा के मैदान, याद रखेंगे, ब्राज़ील में जो कहवा यानी कॉफ़ी के जो मैदान है उसी को क्या मैदान बागान बोले, बागान है। ब्राज़ील में जो कहवा के बागान है उसी को फेजेंडा कहा जाता है। इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है। मिल्पा से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपसे, मैक्सिको में जो स्थानांतरित खेती होता है जिसे हम लोग यहाँ पर झूम खेती बोलते हैं, उसे मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? बहुत आसान है जी, चावल, मक्का, कपास सभी क्या है? खरीफ फसल ही होगा। और रबी फसल में कौन आएगा? तो गेहूँ, जौ, सरसों, ये सभी आता है रबी फसल में। नेक्स्ट है, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? ये मधुबनी से की गई है, मधुबनी से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 114वां प्रश्न कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास पर औसत खर्च किया है। ये औसत खर्च कितना किया है? ये कुल बजट का 10% खर्च किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो यह मेन व्यक्ति हो गया इसे अनुराग आनंद। अनुराग आनंद के जो पुस्तक है एलिवेशन ऑफ लाइफ, इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोदवादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह होगा रीता दास को, रीता दास के। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 329 किलोवाट पर आवर। इस क्वेश्चन का विवेक लगा लीजिएगा, इस प्रकार के डाटा वाला से क्वेश्चन पूछ जाता है। कितना प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है? तो 329 किलोवाट पर आवर। नेक्स्ट है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? यह हो गई थी टोटल 63। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कुल कितने शहर को ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? ODF प्लस की बात कर रहा है, यह 42 शहर को ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिफ्टन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? ये आसान क्वेश्चन है जी, आप जानते हो गए, राजगीर खूब चर्चा का विषय था, राजगीर में सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब विचार क्या करना है ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कर रहा है, पहला आपको ऑप्शन कर रहा है इसमें पायलट पहल बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कर रहा है यह 31 मई 2023 से शुरू होकर 3 महीने की अवधि तक चलाई जाएगी, ये भी कथन सही है। फिर तीसरा कर रहा है पायलट पहल के लिए 5 कंपनियों ने स्वेच्छा से काम किया है, ये भी कथन सही है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि पायलट पहल के लिए 5 कंपनियों ने स्वेच्छा से काम किया। कभी कभी 5 कंपनियों के नाम से पूछ लेगा। लेनोवो इस 5 कंपनी में से एक मुख्य कंपनी, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? देखिए काफ़ी सराहनीय पहल है ये। कहीं ना कहीं समझिए कि शहीदों के सम्मान के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, अपने आप में काबिल तारीफ की बात है।
यह उत्तर रेलवे के द्वारा किया गया है। इसमें रेल के जो इंजन है उसमें हमारे देश के जो बहादुर शहीद लोग हुए हैं उनके नाम दिया जाएगा। जैसे मुंबई अटैक में बहुत शहीद हुए थे तो उनके द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, मतलब उनके नाम रख करके यह पहल शुरू किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला के टनकुप्पा में मोटे अनाज का विशेष केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया? 123 के राइट आंसर हो जाएगा गया जिला में। बिहार के सबसे गर्म और ठंडा जिला यही गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है। यह हो जाएगा 124 के खान मंत्रालय का एक विशेष कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला प्रथम 3 जिले में निम्न में कौन शामिल नहीं है? आपको हम बताए थे प्रति व्यक्ति आय के मामला में सबसे आगे पटना जिला आगे, सबसे आगे कौन है जी? पटना है। फिर पटना के बाद मुंगेर आता है, तब बेगूसराय आता है। इसमें करा कि कौन नहीं आएगा? तो गया और सुपौल नहीं आएगा, गया सुपौल नहीं आएगा, क्योंकि आपको बताए थे हम कि सबसे अग्रणी जिला कौन है जी? पटना है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति पटना के। अब पटना के प्रति व्यक्ति कितना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पिछले वाले सेट में हम लोग पटना के प्रति व्यक्ति की चर्चा किए थे। पटना के बाद कौन जिला आता है? मुंगेर आता है, मुंगेर। और तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो तीसरे स्थान पर आएगा बेगूसराय, बेगूसराय आता है। इसलिए आप देखें तो गया और सुपौल जो हो गया यह क्या होगा जी? प्रति व्यक्ति आय के मामला में अग्रणी जिला नहीं है। और सबसे कम आप जानते हैं कि शिवहर जिला, सीतामढ़ी जिला, अररिया, ये सभी जिला के प्रति व्यक्ति बहुत कम है। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो हमारा बिहार राज्य है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो गोवा राज्य है। अब निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी? यहाँ पर विचार करना है। पहला कर रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 के फाइनल में जीत हासिल की। ये तो काफ़ी आसान है जी, चेन्नई सुपर किंग्स जीता है। दूसरा करा है, शुभमन गिल ने पर्पल कप जीती और मोहम्मद शमी ने ऑरेंज कप अपने नाम की। देखिए उल्टा कर दिया है, शुभमन गिल जो है यह जीता ऑरेंज कप और मोहम्मद शमी जीता पर्पल कप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उल्टा कर दिए भाई, यह कथन क्या होगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, करा कि AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वां स्थान मिला, 75वां स्थान मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वह है परम 8000, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? बहुत दिन से आप लोग ये पढ़ते होंगे, दामोदर मौर्य को मिला, दामोदर मौर्य को मिला है। बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर अधिक है। याद रखेंगे जी, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर क्या है? अधिक है। दूसरा कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बेरोजगारी दर क्या है? कम है, पुरुष में कम है, महिला में ज़्यादा है। फिर कह रहा है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बेरोजगारी दर कम है। इस तरह से इसका राइट आंसर A, B, C तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। चलिए अगला कर रहा है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह आयरलैंड बन गया है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, 1 घंटे से ऊपर हो जाता है। अतः इस स्थिति में आप लोग के करना क्या है कि वीडियो आप देखते हैं जब तो लगेगा कि लंबा वीडियो है, तो यूट्यूब पर आपको फैसिलिटी देता है जी, आप चाहें तो वीडियो को लंबा मतलब कि फास्ट करके देख सकते हैं। तो 1.5 या आप चाहें तो बहुत अगर तेज़ देखने वाले हैं तो आप लोग 2 के स्पीड से वीडियो को देख सकते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी प्रैक्टिस लगाते हो तो पहले आप अपना आंसर दीजिए और फिर बाद में जो आंसर बताया जाएगा उसके साथ टैली कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सैन्य अभ्यास और भाग लेने वाले देश के बारे में बताना है और सही इसमें सम्मिलित को चुनना है। तो ब्रज प्रहार की बात करें तो ब्रज प्रहार भारत और फ्रांस नहीं होगा जी, फ्रांस की जगह क्या होगा? USA। तो यह कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। गरुड़ शक्ति की बात करें तो भारत तो रहेगा ही, लेकिन इसमें ठीक है जी, गरुड़ करा तो सही होगा, बी नंबर सही है। गरुड़ शक्ति जो हुआ है अभ्यास वो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और नेपाल, ठीक है जी, इसमें देखिए नेपाल नहीं होगा, इसमें श्रीलंका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नेपाल नहीं होगा, श्रीलंका हो जाएगा। और संप्रीति क्या होगा? भारत के यहाँ पर श्रीलंका न होकर बांग्लादेश होगा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। एक क्वेश्चन इसमें करा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अच्छा,
तो सही सुमेलित का कराया तो सही इसमें क्या गरुड़ शक्ति सुमेलित है, बाकी सब गलत होगा। बाकी सब कैसे गलत होगा? ब्रज प्रहार जो है वो भारत के और अमेरिका के साथ होता है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत तो है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका जुड़ता है। और संप्रीति की बात करें तो श्रीलंका का जगह क्या होगा? यहाँ पर बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश होगा। तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बिहार में शहरीकरण संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार क्या करना है? इसमें सत्य कथन को चुनना है। पहला करा है, दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में शहरीकरण की दर तीव्र है। ये तो पहले ही गलत है जी। याद रखिए, ये जो बिहार है तो बिहार के ये तो गंगा नदी है, तो ये वाला इलाका समृद्ध है। और उत्तर बिहार तो ये तो बाढ़ से ही चला बर्बाद रहता है। तो उत्तर बिहार गरीब है, दक्षिण बिहार क्या जी? समृद्ध है। इस बात को याद रखिए, इसमें उल्टा दिया, यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरा करा है, वर्तमान समय बिहार में शहरीकरण की दर 16.2%, ये सही है। नेक्स्ट है, बिहार के 33 जिलों में शहरीकरण की दर 20% से भी कम है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा जी? 2 और 3 सही हो जाएगा। सबसे अधिक शहरीकरण पूछा जाए तो पटना में शहरीकरण की दर सबसे अधिक है, वो कितना परसेंट है जी? 44% है, ये भी याद रखेंगे, 44% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, अगले कितने वर्षों में बिहार के सभी पंचायतों की मिट्टी जांच का लक्ष्य रखा गया है? ये अगले 3 वर्षों के अंतराल पर रखा गया। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, हाल ही में भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने किस राज्य सेवाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया है, वे बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले, मधुबनी जिला के। अभी हम लोग चर्चा किए थे मधुबनी हाट के बारे में, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य की ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श पर दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो एक दिन में 1 लाख मरीजों को देखा है और ये राष्ट्रीय लेवल का रिकॉर्ड बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन संबंधित कौन सा कथन सही है? ये पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे जी। कह रहा है कि पहला, 28 मई 2023 को पीएम मोदी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। इस सेंगोल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो सेंगोल है, इस सेंगोल को आप देखते होंगे न्यूज चैनल में, एक प्रकार सबको देखिए डंडा जैसा मिलेगा, एक ऐसे ये लंबा मिलेगा जैसे हम लोग छड़ी रखते हैं उस प्रकार से, और यहाँ पर नंदी का पिक्चर बनाया गया है। ये संगोल किसका प्रतीक है? ये संगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, सत्ता के हस्तांतरण का। तो इसे स्थापित किया गया नया संसद भवन में मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को। फिर दूसरा कह रहा है, सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा, ये अमृतकाल का प्रतीक होगा। ये भी सही, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सेंगोल को सर्च मार के देख लीजिएगा, हालांकि आप लोग न्यूज़ में देखे होइएगा, डंटा क्या आकार के है आप देखेंगे, और ऊपर से नंदी का पिक्चर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है? 138 के राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसको विवेक लगा लीजिएगा जी, ऐसा प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। 139 का हो जाएगा 35। देखिए बिहार की टीम 35 कुल स्वर्ण पदक जीता है। और राष्ट्रीय ग्रेपलिंग जो ये खेल है, इसका आयोजन जो हुआ है, यह हुआ है आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ, देवास क्षेत्र में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित करा के नहीं है। पहला है अनुकूलन गैप रिपोर्ट, ये जर्मन वर्ष नहीं जारी करता है, ये जारी करता है यूएनईपी। नेक्स्ट है, इसमें विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटा जारी करता है। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा ये IAEA जारी करता है। और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है। अगला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में पढ़े होंगे आप। यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में बात करें, इसका रिपोर्ट तैयार किया हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। इसमें भारत का स्थान है 3रा, और इंडिया में टोटल जो 68 यूनिकॉर्न कंपनी के मिला करके इसका रैंक दिया गया, 3रा रैंक दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में
डिजिटल भुगतान लेन देन के मामले में कौन कथन सही है? तो कौन कथन सही है? तो पहला करा डिजिटल भुगतान लेन देन में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 29 मिलियन लेन देन के साथ बेंगलुरु राज्य शीर्ष पर रहा है, ये सही है जी। अगला करा है पुणे और चेन्नई भी 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में शीर्ष 5 में शामिल है, ये भी कथन क्या है? सही है। एक और दो दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला करा है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया, बिल्कुल सही है। फिर करा है कि ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2022 में $1.3 ट्रिलियन के निशाने को पार कर लिया जी, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। चलिए अगला है 141 में कर रहा है प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन सा करेगा सर? ये नई दिल्ली करेगा, याद रखें नई दिल्ली। नेक्स्ट करा है प्रवाह पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवाह पोर्टल याद रखेंगे। पहला करा है सेबी प्रवाह पोर्टल लॉन्च जारी करेगा, सेबी प्रवाह पोर्टल लॉन्च करेगा, यह कथन गलत है। सेबी नहीं करेगा बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रवाह पोर्टल जारी करेगा। दूसरा करा है क्या पोर्टल अनुरोध किए गए आवेदनों अनुमोदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा प्रदान करेगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला कह रहा है किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? काफ़ी अच्छा कदम ये भी है, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट कर रहा है स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कर रहा है स्टैंड अप इंडिया योजना को 5 अप्रैल 2023 को 9 साल पूरे हो गए, यह कथन गलत है। 2023 में 9 साल नहीं बल्कि इसका 7 साल पूरा हुआ है, 7 साल पूरा हुआ है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसका गठन हुआ था वर्ष 2016 में और 2023 में यह अपना 7वां साल क्या पूरा किया है। नेक्स्ट करा दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमी योजना के लिए पात्र है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसका जो राइट आंसर की बात करें तो दूसरा सही होगा और पहला कथन क्या होगा? गलत होगा। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? यह दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यह बना यूएस, अमेरिका बन गया है और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान रहा है 77वां स्थान रहा जी, याद रखिएगा। और वेनेजुएला जो है वेनेजुएला देख लेंगे, वेनेजुएला जो है यह प्रथम स्थान को प्राप्त किया, प्रथम स्थान को। और अब इंडिया जो है यह काफ़ी अच्छा सुधार किया है। अब देखेंगे तो अमेरिका जैसे जो देश है उससे अच्छा स्थिति में अमेरिका और इंग्लैंड की स्थिति इंडिया से कहीं ना कहीं ख़राब है इस आपराधिक मामले में। तो इस तरीके से हमारा 150 के क्वेश्चन समाप्त हो गया। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपना सही आंसर को क्या कर दीजिए और उसके बाद आप लोग मिलाइए। यदि आप पहले अपना आंसर दे रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को कितना टेकन कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को हम रिस्क पर ट्राई करते हैं और हमारा तुक्का भी कभी कभी लग जाता है। तो जब आप अपना आंसर खुद को पहले दीजिएगा तो उससे यह आप लोग को तय हो जाएगा, यह पता लग जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि आप जो आंसर देते हैं क्षमता के अनुसार पर, तर्क के आधार पर सोच करके, तो आप कितना % सही देते हैं। कन्फर्म क्वेश्चन तो सही होता ही है, लेकिन जब किसी में असमंजस में होता है कि बी होगा या ये होगा, आप बहुत कुछ डाटा पढ़ते हैं लेकिन डाटा में कन्फ्यूजन रहता है, तो उस कन्फ्यूजन की स्थिति में आप जो आंसर चुनते हैं वह आंसर कितना % सही होता है, यही चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आंसर देना है। वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज कर लीजिएगा, अपना आंसर जारी कीजिएगा, फिर आप लोगों को क्या करना है जी, मेरा वाला आंसर को चेक करना है। अब आप लोग को 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप उसका आंसर वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो पिछले सेट में हम लोग कुछ प्रश्न कराए थे बढ़िया तरीक़ा से, आप लोग उसी को क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जारी कीजिएगा। तो पहला प्रश्न रहेगा जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह किस अंग्रेज के समय में हुआ था, यानी कि किस, आपको देना है कि गवर्नर जनरल के समय हुआ था। फिर आप लोग को दूसरा करना है कि हमारे जो बिहार है उस बिहार में डच के द्वारा कौन सी कंपनी लगाया गया। तीसरा है विराट रामायण मंदिर
जो है विराट रामायण मंदिर, वो विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिला में स्थापित किया जाएगा?